मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का रवि सर के इस YouTube चैनल में। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा, जिससे कि ये वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। हम लोग पिछले क्लास से पढ़ाई कर रहे थे प्रतिबिंब संबंधी बातें, जिसमें कि अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लगभग 2 या 3 स्थितियों के बारे में पढ़ाई कर चुके थे। और आज इसका अगला पढ़ाई करनी है, जिसमें कि दिया गया है कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने फोकस 1 पर रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा बनता है, किस रूप में बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसका किरण आरेख बनाएंगे, इसके फिगर का कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसमें सबसे पहले केंद्र सी वाले यानी कि वक्रता केंद्र सी वाले एक अवतल दर्पण M लेंगे, जिसका ध्रुव P है और फोकस 1 है। यहाँ X करते हैं, जो इसका प्रधान अक्ष है। जैसा आपका क्वेश्चन दिया गया है उसके अनुसार हम लोग एक वस्तु AB लेते हैं, जिसको फोकस बिंदु 1 पर रखते हैं। एक वस्तु AB लिया गया है, जिसे फोकस बिंदु 1 पर रखा गया है। और पिछले क्लास में जैसा पढ़ाई किए हैं उसके नियमों के अनुसार ऐसा करेंगे कि सबसे पहले इस वस्तु AB के शिखर A से एक किरण को दर्पण के इस O बिंदु तक लाएंगे, जो कि यहां से परिवर्तन होकर के फोकस बिंदु 1 के रास्ते बाहर निकल जाएंगे। और पुनः दूसरी किरणें वस्तु AB के शिखर A से वक्रता केंद्र C होते हुए बाहर निकल जाएंगे। चलिए, हमारा किरण आरेख तो बन गया। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि इस किरण आरेख का या फिगर का वर्णन कैसे करेंगे। इसके बारे में आप लोग को पिछले क्लास में समझाया थे कि इसका वर्णन करना कुछ खास नहीं है, सिंपल ही है। जैसा कि देखेंगे इसे भी, इसका उल्लेख इस रूप में करेंगे कि माना कि MN अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P है और PX इसका प्रधान अक्ष है, C वक्रता केंद्र है, ये फोकस बिंदु है। इसके फोकस बिंदु 1 पर AB एक वस्तु रखा गया है, जिसके शिखर A से एक किरण दर्पण के इस O बिंदु तक आती है और यहां से परिवर्तित होकर के ये किरणें फोकस 1 के रास्ते निकल जाती हैं। और पुनः दूसरी किरणें इस वस्तु AB के शिखर A से वक्रता केंद्र C होते हुए निकल जाती है। जैसा कि आप पिछले क्लास से भी इसके बारे में कुछ अध्ययन किए थे। चलिए, अब यहाँ पे इस फिगर में आप ऐसा देख रहे हैं कि ये दोनों किरणें क्या है कि आगे की ओर एक दूसरे के समानांतर क्रम में बढ़ती जा रही है। और आप ये भी जानते हैं कि जो समानांतर किरणें होती है वो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। लेकिन आप पिछले क्लास में ऐसा पढ़ाई किए थे कि ये दोनों किरणें आगे जिस स्थान पे एक दूसरे को काटती है, मिलती है, उसी स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन इस फिगर में ऐसा कुछ नहीं है। इस फिगर में क्या है कि दोनों किरणें एक दूसरे से समानांतर क्रम में जा रही है, यानी कि दोनों किरणें एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। अगर नहीं काटती है एक दूसरे को कभी, तो आगे कहाँ जाकर के इसका प्रतिबिंब बनेगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि इस वस्तु AB का प्रतिबिंब आगे अनंत बिंदु पर बनेगा।
इस रूप में इसका उल्लेख तो हो गया, इसका वर्णन तो हो गया, लेकिन अब देखेंगे कि इसका जो प्रतिबिंब बना है अनंत पर, उसका प्रकृति क्या है। आप देख रहे हैं कि इस वस्तु का प्रतिबिंब भले के बना है अनंत बिंदु पर, लेकिन ये दर्पण से आगे ही बना और प्रधान अक्ष से नीचे ही बना, यानी कि इसका प्रकृति पहले की तरह ही वास्तविक और उल्टा होगा। इसके प्रतिबिंब के स्थान की बात की जाए तो स्थान तो पता ही कर चुके हैं कि अनंत बिंदु पर बन चुका है। और तीसरी बात है, इसके प्रतिबिंब के आकार की बात की जाए तो आप समझ सकते हैं कि जब इसका स्थान अनंत पर पहुंच चुका है तो इसका आकार भी बहुत बड़ा बन चुका होगा, यानी कि इसके प्रतिबिंब का जो आकार है ये वस्तु की तुलना में बहुत बहुत बड़ा है। चलिए, आपका ये तो पूरा हो चुका है। अब आगे हम पढ़ाई करेंगे कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने फोकस F और ध्रुव P के बीच रखी आती है, उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो इसे भी बस पिछले के समान ही काम करेंगे। एक दर्पण ml लिया गया है, C केंद्र वाला है, फोकस F है, ध्रुव P है और इसका प्रधान अक्ष PX है। यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन के अनुसार वस्तु को ध्रुव P और फोकस F के बीच रखी आती है, जिसका नाम A और B है। वही काम, इसके पहली किरण को दर्पण के O बिंदु पर लाएंगे, जो कि यहां से परिवर्तन होकर के फोकस F के रास्ते निकल जाएगी और दूसरी किरणें वस्तु के शिखर A से वक्रता केंद्र C होते हुए निकल जाएंगे। इस किरण आरेख में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों किरणें आगे की ओर एक दूसरे को फैल होते जा रही है। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है जैसे ही आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फैल होता जा रहा है, यानी कि इससे हमें समझ में आता है कि दोनों किरणें आगे चलने पर कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। इसलिए ऐसा करते हैं, आगे वाला क्रियाकलाप छोड़ करके इसको हम पीछे की ओर देखते हैं। इसके प्रधान अक्ष को हम थोड़ा पीछे बढ़ाते हैं और ये दोनों किरणों को पीछे की ओर हम चलते हैं। पीछे इसको हम डॉट डॉट के रूप में किए हैं क्योंकि ये दर्पण के पीछे है और दर्पण के पीछे सिर्फ इसका आभास हम कर सकते हैं, इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दर्पण के पीछे मान लीजिए कि बोर्ड आपका दर्पण है, तो बोर्ड आपका दर्पण है तो ये दर्पण से आगे हम किसी वस्तु को देखेंगे तो वास्तविक है, वो कंफर्म है कि वो वस्तु है। लेकिन इस बोर्ड के पीछे में देखते हैं तो सिर्फ हम कल्पना करेंगे कि इसके पीछे में हो सकता है।
इसलिए हम इसको डॉट के रूप में इंडिकेट किए हैं। और ये दोनों किरणें क्या है कि एक दूसरे से पीछे की ओर आती है तो मिलती है और इस रूप में मिलती है। और इस वस्तु एबी का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनता है, जिसका नाम हम ए डैश और बी डैश रखते हैं। ये तो हमारा फिगर बन चुका है और हम इसका उल्लेख करेंगे, वर्णन करेंगे। इसके लिए हमें लिखना होगा से वही बातें कि माना कि ये में एक दर्पण है जिसका ध्रुव P है और PX प्रधान अक्ष है, वक्रता केंद्र है, ये फोकस बिंदु है। दर्पण के फोकस बिंदु 1 और ध्रुव P के बीच एक वस्तु AB रखा गया है, जिसकी पहली किरणें दर्पण के बिंदु पर आती है और यहां से परिवर्तन होकर के फोकस 1 के रास्ते निकल आती है और दूसरी किरणें वक्रता केंद्र से होते हुए निकल आती है, जो आगे किसी अवस्था में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। इसलिए ऐसा हम करेंगे कि दोनों किरणों को हम पीछे की ओर लाते हैं तो पीछे की ओर आने पर क्या है कि दोनों किरणें एक दूसरे से कट जाती है, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ए डैश और बी डैश बनता है। यह रहा इस फिगर का उल्लेख, वर्णन। अब हम देखते हैं कि इस जो वस्तु ए बी है इसका जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, इसका प्रकृति क्या है। तो इसकी प्रकृति की बात रही तो आप देख रहे हैं कि जो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त हुआ है वो दर्पण के पीछे है। दर्पण के पीछे होने का मतलब कि सिर्फ उसके बारे में हम कल्पना करेंगे, आभास करेंगे, यानी कि उसका बोले क्या है, काल्पनिक है या आभासी है। और ये प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर है, यानी कि सीधा पॉजिटिव है, यानी कि इसका प्रकृति हो गया काल्पनिक और सीधा। इसके बाद हम प्रतिबिंब के स्थान की बात करेंगे। तो ये प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे है ये तो पता है, लेकिन दर्पण के पीछे किस स्थान पे है ये तो पता नहीं। कल्पना कर रहे हैं कि दर्पण के पीछे है, अब वो कहाँ पे है इसका कोई लिमिट नहीं है, यानी कि इसका कोई स्थान नहीं है। इसलिए इसको हम बोलेंगे कि दर्पण के पीछे। और तीसरा पॉइंट में हम देखेंगे कि इस प्रतिबिंब का आकार क्या है। आकार तो अनुमान लगा सकते हैं कि पीछे वाला है तो वस्तु की तुलना बड़ा ही होगा, वस्तु से बड़ा, सिर्फ बड़ा, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा बड़ा, सिर्फ बड़ा। इस रूप में इस आपतन दर्पण में बनने वाले सभी स्थितियां समाप्त हो चुकी हैं। और आगे हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है और किस रूप में बनता है, अगले क्लास में होगा। थैंक यू।